आज है 3 मई 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने और गुणवत्ता में सुधार के लिए अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्राविधिक संस्थान NAAC, NBA और NIRF जैसे मूल्यांकन में भाग ले और SIRF रैंकिंग में अब निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को भी शामिल किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने व्यावहारिक परीक्षण, गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशालाओं और छात्रों को अनिवार्य औद्योगिक इंटर्नशिप देने पर जोर दिया। उन्होंने नए पाठ्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों की मांगों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के नए इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण में समयबद्ध ढंग से पूरा करने का आदेश भी दिया है। उनका लक्ष्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना और भी आसान हो गया है। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे गोल्डन कार्ड बनाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पाया जा सकता है। जिले में 8.91 लाख पात्रों में से 8.67 लाख के कार्ड बन चुके हैं। योजना के तहत अब तक 1.21 लाख मरीजों का निःशुल्क इलाज हुआ है। इसमें हृदय, कैंसर, हड्डी और प्रसव रोगों के मरीजों को विशेष लाभ मिला है। 93 पंजीकरण अस्पतालों में सेवाएं मिल रही है, जिनमें 22 सरकारी और 70 निजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शामिल है। पात्रता सूची में जनगणना 2011 अत्यादेय कार्ड धारक 70 प्लस बुजुर्ग, आशा कार्यकर्ता, पंजीकृत श्रमिक शामिल है। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 मई तय की गई है। यात्रा 30 जून से 25 अगस्त तक 2 मार्गों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संपन्न होगी। कैलाश मानसरोवर सेवा समिति के अध्यक्ष के सिंह ने बताया है कि इस बार उत्तराखंड से 5 और सिक्किम से 10 जत्थे भेजे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 50 श्रद्धालु होंगे। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महासचिव RAS भदौरिया के अनुसार पावागढ़ से लिपुलेख तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने से अब यात्रा की अवधि 2 सप्ताह से भी कम रह गई है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए वाहन स्वामी सीधे ARTO कार्यालय से भी मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। लखनऊ में अब तक 3029 में से 2540 आवेदनों का भुगतान हो चुका है। नए पोर्टल पर वाहन स्वामी स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल, कैंसिल चेक जरूरी है। एक व्यक्ति को केवल एक गाड़ी पर सब्सिडी मिलेगी। डीलरशिप की सीमाओं और मुख्यालय के चक्कर से बचने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। ARTO स्तर पर भुगतान और सत्यापन संभव होने से आवेदन में तेजी आई है। गलत जानकारी देने पर सब्सिडी रद्द हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET पास वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब PET एक बार पास करने पर उसकी वैधता 3 वर्षों तक रहेगी। पहले यह वैधता केवल 1 वर्ष की होती थी, जिससे युवाओं को हर साल परीक्षा देनी पड़ती थी। यह बदलाव 2025 और उसके बाद आयोजित होने वाली PET पर लागू होगा। इससे लाखों युवाओं को बार बार परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। शासन ने 20 नवंबर 2020 के पुराने आदेश को संशोधित कर यह निर्णय लिया है। यह समूह गै की भर्तियों में युवाओं को 3 वर्षों तक फॉर्म भरने की पात्रता मिल सकेगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग और तकनीकी छात्रों के लिए रोजगार से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब पढ़ाई के साथ हर छात्र को इंटर्नशिप और अप्रेंटिस का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें डिग्री के साथ नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के इंजीनियरिंग
कॉलेज अगले सत्र से अपने परिसरों में शुरू होंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 212 ITI को आधुनिक बनाया गया है। इस वर्ष 1.25 लाख युवाओं को अप्रेंटिस और 30,000 से अधिक को इंटर्नशिप मिली। तकनीकी संस्थानों का प्लेसमेंट भी बेहतर हुआ है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थान SIRF, NAAC, NBA और NIRF रैंकिंग में भाग ले। मेरठ बागपत हाईवे किनारे बली गांव में अमूल 600 करोड़ रुपए की लागत से 18 एकड़ में डेयरी प्लांट लगाएगा। डीएम अस्मिता लाल ने समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्लांट का निर्माण जून 2025 में शुरू होगा और सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अमूल के CEO संजय करमचंदानी ने बताया कि इससे जिले के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बैठक में ADM पंकज वर्मा, SDM अविनाश त्रिपाठी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने खट्टा प्रहलादपुर के गो आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया और पशुओं की देखभाल में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब उन्हें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी कर नियमित खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर नागरिकों की पहचान की जाएगी और सरल पारदर्शी प्रक्रिया के तहत राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और वृद्धा आश्रम जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। अब तक 1067 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र और 248 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल की स्थापना से उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है। यह पहल सबका साथ सबका विकास के संकल्प को मजबूती देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से प्रभावित जिलों के अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर जनहानि, पशुहानि और फसल क्षति का सर्वे करें और प्रभावितों को तुरंत राहत राशि प्रदान की जाए। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। जल जमाव की स्थिति में तत्काल जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। उनका निर्देश है कि हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद समय पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। लखनऊ रिवर फ्रंट पर सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने का वादा भी किया। प्रतिमा अष्टधातु या सोने की तलवार के साथ होगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की भाजपा से सावधान रहने की अपील का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो साथ आना चाहे वो आ सकते हैं। उन्होंने SC/ST आयोग की कार्रवाई की बात स्वीकार करते हुए कानून व्यवस्था और मदरसों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा को घेरा है। अखिलेश ने दावा किया है कि समाजवादी PDA मॉडल से सांप्रदायिक राजनीति को चुनौती दे रही है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। पिछले 6 दिनों में 82 अवैध मदरसे बंद किए गए हैं और 350 से ज़्यादा अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में चल रहे इस अभियान के तहत 135 अवैध निर्माणों को गिराया गया। सरकारी जमीन पर बने मस्जिदों और मजरों पर भी कार्रवाई की गई। इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार ने अवैध धार्मिक स्थलों और अतिक्रमणों पर सख्ती से रोक लगाई है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। योगी सरकार का 2030 तक निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य है, जिससे कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका दिखाई देगी। कोविड-19 के बाद कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी यूपी में सब्जियों के निर्यात में वृद्धि हुई है
और सरकार जेवर में एक्सपोर्ट हब बना रही है। कृषि विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की जा रही है। यूपी की उर्वर भूमि, जल स्रोत और सस्ता श्रम इसे निर्यात के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जिससे यह राज्य देश का फूड बास्केट बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का जातीय जनगणना का निर्णय यूपी में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन यह दोहरी तलवार भी साबित हो सकता है। इससे बीजेपी को विपक्षी दलों को चुनौती देने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभावों को संभालने के लिए असाधारण राजनीतिक कौशल की आवश्यकता होगी। यूपी जैसे अहम राज्य में जाति आधारित जनगणना से सामाजिक न्याय की राजनीति और चुनावी रणनीतियों पर बड़ा असर हो सकता है। विपक्ष, खासकर सपा और कांग्रेस को इस कदम से चुनौती मिल सकती है, लेकिन यह जनगणना आरक्षण नीति और जातिगत समीकरणों पर भी असर डाल सकती है। 2027 के चुनाव में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ सकता है। कानपुर की न्यू कानपुर सिटी योजना का संशोधित लेआउट 15 मई को केडीए बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बढ़ती मांग को देखते हुए भूखंडों की संख्या 1400 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। इस योजना का विकास कार्य शुरू करने के लिए नक्शा तैयार है। केडीए मैनावती मार्ग से कल्याणपुर तक 4 गांव में 153.31 हेक्टेयर जमीन पर यह योजना लाई जा रही है, जिसमें 89.69 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। किसानों से 60 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। 15 मई की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट और सिटी डेवलपमेंट प्लान 2051 पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना अभी भी है। विशेष रूप से पूर्वी यूपी के अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया और गोरखपुर में बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों में आंधी, बारिश और ओले गिरने से 7 लोगों की जान भी गई है। विभाग ने 5 मई तक इसी तरह के मौसम का अलर्ट जारी किया है। तापमान में फिलहाल कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन तेज हवाओं का असर जारी रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।